पद्मम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम्। लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां। शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग संप्राप्ति विश्लेषण जो कर रहे हैं ये हम लोग और चर्चा करने वाले हैं। अग्नि से रिलेटेड हम लोग उस दिन बात कर रहे थे जो महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा संप्राप्ति को समझने के लिए। ये सब चीजें हमने पढ़ी हैं, बीएमएस के टाइम पे सब पढ़ी हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर हम और उसी को डीप में डिस्कस करते हैं ताकि हमको अपने पेशेंट को समझने में आसानी हो। हमारा पेशेंट जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के जमाने में 100% जितने भी पेशेंट आते हैं उनको अग्निमंद रहता है। कोई भी बीमारी से रहे लेकिन अग्निमंद जरूर रहता है। रोगा सर्वेपि मंदाग्नो ऐसे बोला है। तो हम लोग इसी पे बात करते हैं कि अभी आप लोग देखिए आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये निदान तत्व अवबोध नाम का जो पुस्तक है उसका मैं कुछ अंश आपको बता रहा हूँ। और मैंने अपने ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में इसको दिया हुआ है पीडीएफ। तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं बाद में। सारा पीडीएफ दिया हुआ है। पेज नंबर 23 हम लोग देख रहे हैं कि जाठराग्नि द्वारा पहले संघात भेद कर लेने के बाद भूताग्नियों द्वारा अपने अपने अंश भूताग्नियां जो है अपने पंच महाभूताग्नि है। आकाश की अग्नि है, फिर उसके बाद में वायु की अग्नि है, तेज की अग्नि है, आप की अग्नि है और पृथ्वी की अग्नि है। अपने अपने अंशों का पाचन करती है। जैसे कि हम लोग तरलीय पदार्थ लेते हैं, जैसे हम दूध लेते हैं, दाल लेते हैं, कढ़ी लेते हैं। तो हम जलीय या फ्रूट लेते हैं, फ्रूट जूस लेते हैं या सूप लेते हैं। तो जो जलीय अंश हम लेते हैं, जलीय पदार्थ लेते हैं, वो जलीय तत्व को अपने शरीर में एसिमिलेट करने के लिए वहां पे आपकी अग्नि काम करती है। वो अग्नि काम करती है और जो शरीर को बायोलॉजिकल फॉर्म में चाहिए हमारे शरीर में जलीय तरीय तरलीय पदार्थ को धातु कौन से है? तो रस धातु है, रक्त धातु है। तो उसको बनाने के लिए वो जलियांश को लेती है। क्योंकि ये जो मेटाबॉलिज्म होता है, शरीर में पाचन क्रिया होता है, शरीर का पोषण होता है, शरीर का वृद्धि होता है। शीरते तत्शरीरम, शरीर बहुत बार शरण हो रहा है लेकिन उसको बचा के टिका के रखना है। तो ये मेटाबॉलिज्म होता है कि मल मूत्र निकल रहा है, वहां जलीय तत्व निकल रहा है। तो कुछ चीजें कॉम्पनसेट होने के लिए जलीय तत्व रहना भी चाहिए शरीर में। तो वो हमें बाह्य जो आहार लेते हैं वो अभ्यंतरता लेने के बाद सेलुलर लेवल तक वो तत्व मिलना चाहिए। वो तत्व मिलने के लिए अपने अपनी भूताग्नियां काम करती है। अगर वायु तत्व जो है वो अगर हम लोग वायु तत्व निकाल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, अगर हम ब्रीदिंग में एक्सहेल कर रहे हैं तो इनहेल होने के लिए भी वायु है। वायु का कार्य होने के लिए वायु की अग्नि काम करती है, वो अपने अपने अंशों का पोषण करती है। इसी तरह से आकाशीय तत्व वाले हम पदार्थ खाते हैं, उसी तरह से पार्थिव तत्व खाते हैं। पार्थिव तत्व कंज्यूम भी हो रहा है और मल के रूप में निकल भी रहा है। तो उसको पचाने के लिए पृथ्वी की अग्नि जो है पार्थिव अग्नि वह अंशों का पाचन करती है और एसिमिलेट करती है। जाठराग्नि से संघात भेद होने के बाद मतलब स्थूल पचन होने के बाद संघात भेद होके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में वो कन्वर्ट हो जाता है। और फिर वहां पे मॉलिकुलर लेवल पर, एटॉमिक लेवल पर
जो सूक्ष्माति सूक्ष्म भूताग्नि लेवल पे काम होता है, और महाभूत वाले जो, क्योंकि आहार भी पंचमहाभूतात्मक है, शरीर भी पंचमहाभूतात्मक है, पूरा संसार भी पंचमहाभूतात्मक है। तो हमारे पोषण कर्म करने के लिए ये सबका वैसे ही अग्नि का काम होता है। अगर ये भूताग्नियां अगर बंद हो जाए तो व्याधियां हो जाती हैं। जैसे कि अतिसार हो गया। अतिसार में जो है कि बहुत ज्यादा द्रवमल प्रवृत्ति हो रही है। वहां पे हम लोग पानी पी रहे हैं लेकिन वो पच नहीं रहा है और वो वैसे का वैसे निकल रहा है। भूताग्नि लेवल पे देखें तो प्रमेह व्याधि है, उसमें आविल मूत्रता बहुमूत्रता, इतना ज्यादा क्लेद हो जाता है कि भूताग्नि उसका पाचन अच्छे से नहीं कर पाती है, वो मंद हो जाती है, और वो चीजें वैसे के वैसे ही मूत्र रूप में आविल गंदा मूत्र निकलता है और बहुमूत्रता हो रहा है, क्योंकि वहां पे भूताग्नि लेवल पे कहीं ना कहीं दोस्ती है। अब इसी को चरक चिकित्सा स्थान 15वां अध्याय जो ग्रहणी चिकित्सा है, उसमें 13वें नंबर के श्लोक का इन्होंने चक्रपाणी दत्त जी जो हैं आयुर्वेद दीपिका में उन्होंने अपना वचन बताया कि कोई तंत्रांतरों में क्या बताया है, अलग अलग ग्रंथों में क्या बताया है कि जाठराग्निना पूर्वम कृते संघात पेते पंचभूताग्नेय पंच स्व स्वम द्रवम पचंती। मतलब जाठराग्नि से जो पहले संघात भेद हो गया है, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो बहुत ही पावरफुल हो गया है, संघात भेद हो गया है, वो पंच महाभूताग्नि के मतलब पहले संघात भेद होने के बाद पंचभूताग्नि का कार्य होता है, और पंच महाभूत के जो जो अपने द्रव्य हैं उनका पचन होता है, अपने अपने अंशों का पोषण होता है। उसके बाद जो सार बनता है वह धातुओं में अपने अपने अग्नि द्वारा पचाया जाता है। अपने अपने अग्नि, अग्नि हर लेवल पे काम करे, बिना अग्नि के कोई काम ही नहीं हो सकता है। अग्नि जो है वो पित्त रूप में हमारे शरीर में है, मतलब पित्त में वो अग्नि है। अब पित्त जो है वो पाचक पित्त स्थूल रूप से है, लेकिन जो सेलुलर लेवल पे है वहां पर भी अग्नि है, उसको हम पित्त ही बोलेंगे, जो सूक्ष्माति सूक्ष्म हर सेलुलर लेवल पे, हर महाभूत के अग्नि के रूप में, धातु अग्नि के रूप में वो भी विद्यमान है। अष्टांग हृदय शारीर स्थान तीसरा बाई 62 में क्या बताया है कि सारस्तु सप्तबीर भूयो यथा स्वम पच्यते अग्नि भी। मतलब जो सार भाग है वहां पे सात धातुओं की अग्नि है, वह अग्नि पचाती है। सात सप्तभी भूयो, सप्तभी भूयो मतलब सात जो अग्नियां है, कौन सी है तो धातु अग्नि है, वह भी पाचन करती है। और वह रस की अग्नि, रक्त की अग्नि, मांस की अग्नि, मेद की अग्नि, अस्थि की अग्नि, मज्जा की अग्नि, शुक्र की अग्नि है, और वो अपने अपने धातुओं का परिपोषण करती है। मल रूप और किट रूप और सार रूप बन रहा है। सार भाग जो है वो शरीर का पोषण करता है, लेकिन वो कंज्यूम भी हो रहा है। अगर हम जैसे गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे हैं और गाड़ी चल रही है, कार चल रहा है, तो कंज्यूम भी हो रहा है, पेट्रोल खत्म हो जाता है, फिर से पेट्रोल भरना पड़ता है। वैसे हमको आहार रोज लेना पड़ता है। पहले के जमाने में जो ऋषि मुनि थे वो लोग क्या करते थे कि केवल सनलाइट लेके और पंच महाभूत से ही अपना शरीर का धारण पोषण कर लेते थे। उनके पास कुछ ऐसी विद्या थी कि सनलाइट लेने से ही उनको एनर्जी मिलती थी, हवा पीने से ही एनर्जी मिलती थी, पानी पीने से ही एनर्जी मिलती थी, पृथ्वी तत्व का कुछ खा लिया उससे एनर्जी मिलती थी। वो लोग अन्न पे नहीं रहते थे। लेकिन आज हम लोग सामान्य मनुष्य हैं, हमारा शरीर ऐसा बनाए हैं कि हमें अन्न तो खाना ही पड़ता है, अन्न भी जो है वो पंच महाभूतात्मक है। इस प्रकार संक्षेप में अग्नि का वर्णन कर दिया गया। अब बता रहे हैं कि पित्त की वृद्धि होने पर अवश्य ही अग्नि की वृद्धि होती है, ऐसा नहीं है। पित्त की वृद्धि हो गई है तो पित्त किस गुण से बढ़ा हुआ है? पित्त का विस्त्र गुण बढ़ा हुआ है क्या? पित्त का सर गुण बढ़ा है क्या? पित्त का द्रव गुण बढ़ा है क्या? पित्त का तीक्ष्ण गुण बढ़ा है क्या? पित्त का उष्ण गुण बढ़ा हुआ है क्या? पित्त का कौन सा वृद्धि हुआ है उससे अग्नि वृद्धि होगी, ऐसा नहीं है। कभी भी ऐसे नहीं होता कि बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिटी हो गया, क्षार धर्मिता बढ़ गई या अम्ल धर्मिता बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उससे अग्नि बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। वायु के वैगुण्य से, अपनी ऊष्मा द्वारा होने वाले कार्य न होने से, पित्त के द्रवांश की वृद्धि होने से, उष्ण और तीक्ष्ण गुणों का क्षय होने से तथा पाचक पित्त के किसी अंश की कम होने से पित्त की वृद्धि होने पर भी अग्नि वृद्धि नहीं होती है। पित्त का द्रवांश बढ़ गया है, पित्त जो है वो लिक्विड फॉर्म में द्रव गुण से बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो वहां पे अग्नि नहीं बढ़ा है, वहां पे सामता निर्माण हो जाती है। पेशेंट को होरलास होने लगता है, मतलब नौशिया फीलिंग होने लगता है, ऐसे लगता है उल्टी अब आएगी, जी मिचलाता है। उसी तरह से नौशिया फील होता है तो अग्नि भी बंद होता है। पित्त बढ़ा है और उष्ण तीक्ष्ण गुण कम हो गया है, ये बैलेंस स्टेट में रहना चाहिए। उष्ण गुण, तीक्ष्ण गुण, सर गुण, विस्त्र गुण, और सस्नेह गुण, मतलब थोड़ा सा स्नेह गुण भी है पित्त में, वह सब बैलेंस स्टेट में ही बढ़ना चाहिए।
पाचक पित्त के किसी भी अंश के कम हो जाए, पाचक पित्त के अंश में कम हो जाने से पित्त की वृद्धि होने पर अग्नि वृद्धि नहीं होती है। इसके अलावा समान वायु की भी अगर विकृति हो गई है, समान वायु अपना कार्य नहीं कर पा रहे, समान गुण वायु का जो रुक्ष गुण है, शीत गुण है, लघु गुण है, सूक्ष्म गुण है, हर गुण है, वो अगर बढ़ गया, विकृत हो गया है, क्योंकि वायु जो है हम कॉमन रूप में देखते हैं कि वायु बढ़ गया, रुक्षता बढ़ गई, ड्राइनेस बढ़ गया, उसकी शीतता बढ़ गई, उसका लघुता बढ़ गया, तो वो अगर समान वायु विकृत है तो वो अपना कार्य नहीं कर पाएगा। और समानो अग्नि समीपस्थ कोष्ठे चरति सर्वथा अन्नम ग्रहणाति पचति विवेचयति मुंचति च, जब ऐसा बोला है तो समान वायु जो है वही पचन क्रिया के लिए अग्नि को संदुक्षित करता है। अगर वो विकृत है तो वो पित्त में उतने सामर्थ्य नहीं है कि वो खुद कुछ काम कर सके वायु के बिना, तो फिर वो अग्निमंद होगा और उसके बाद में सामता निर्मित हो जाएगी। श्लेष्मा की वृद्धि भी अग्निमंद के हेतु है। अब श्लेष्मा कौन सा है आमाशय में, तो क्लेदक कफ बढ़ा हुआ है, अगर वो क्लेदक कफ बढ़ गया, अब कफ के जो गुण है कि स्नेह गुण ज्यादा बढ़ गया, द्रव गुण ज्यादा बढ़ गया, स्त्यांता बढ़ गई, और उसने कवर कर दिया पूरा आमाशय को, कवर कर दिया अधो आमाशय को, कवर कर दिया ग्रहणी को कर दिया, तो वह अग्निमंद कर देगा। श्लेष्मा भी प्राकृत रूप में जितना जरूरत है उतना ही होना चाहिए। अगर श्लेष्मा बढ़ गई तो मधुर अवस्था पाक जो है वो विकृत हो रहा है, इसका मतलब है, और कफ बहुत ज्यादा बन रहा है तो अग्निमंद हो रहा है। तो इसलिए हम लोग दीपन पाचन दवाइयां देते हैं जो कफ को कम करे और अग्नि को बढ़ाए, जैसे कि हम शुंठी देते हैं, त्रिकटु देते हैं, पंचकोल देते हैं। समान वायु की विकृति है तो समान वायु को प्राकृत करने के लिए हमें पाचक पित्त में जो उसकी कम हो गई, मतलब पाचक पित्त का जो द्रवांश बढ़ गया है, उष्णता तीक्ष्णता कम हो गई, इसलिए हम लोग दीपन पाचन द्रव्य देते हैं। जब दीपन पाचन द्रव्य मिलता है तो दीपन पाचन द्रव्य ज्यादातर कटु तिक्त कषाय रसात्मक होते हैं जो प्राकृत वायु को बैलेंस करते हैं, वायु को बढ़ाते हैं। कटु रस है, तिक्त रस है और कषाय रस, ज्यादातर हम कटु और तिक्त देते हैं, कषाय रस से समन्वय नहीं बढ़ेगा वहां पे। कषाय रस द्रवांश का शोषण करेगा, ये बात सही है, द्रवांश का शोषण करेगा, लेकिन जो कटु रस है, जो अग्नि तत्व प्रधान कटु रस है और तिक्त रस है, ऐसे जब द्रव्य देते हैं तो अग्नि को वो बढ़ाते हैं और वायु को अच्छा करते हैं, तभी अग्निमांद्य ठीक होता है, आम का पचन होता है। मुत्ता देते हैं तो वो आम का पचन करता है। अगर हम अजवाइन देते हैं, दिप्यक देते हैं, तो वह कटु रस होता है और वो वायु को प्राकृत करता है, वहां पे समान वायु को प्राकृत करता है, पित्त को बढ़ाता है और आम का भी पचन, दीपन पाचन दोनों है। शुंठी भी जो है वो दीपन और पाचन दोनों है, आम को भी पचाती है, अग्नि को बैलेंस करती है, समान वायु को भी बैलेंस करती है। चलिए आप लोग इस पे कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए प्लीज। डॉक्टर आदरणीय अरविंद सर जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ सर, हाँ यहाँ पे बोलिए। लिखा है पित्त वृद्धि होने पर अवश्य ही अग्निमांद होती है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना सर? हाँ, तो मतलब पित्त इन्होंने क्या, किस पित्त को बोला? पित्त का द्रवांश की वृद्धि बोला। नहीं, वो दबाव की वृद्धि से तो अग्निमंद हो जाएगी, उष्ण तीक्ष्ण कम होगा तो अग्नि बंद हो जाएगी। यहाँ पित्त वृद्धि होने पर ही, मतलब इसका मतलब क्या है? पित्त कौन से पित्त वृद्धि, की तरफ? पित्त कौन से कौन, अंशांश कल्पना से बढ़ा हुआ है, ये देखना है हमें। नहीं नहीं, कौन से उनका पित्त की इशारा है, मतलब ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि पित्त वृद्धि लिखा है उन्होंने, वो ठीक है पित्त अंशांश वृद्धि वही का। ना, अम्ल पित्त अगर हो जाता है, विदग्धा जीर्ण हो जाता है, पित्त ग्रहण में पित्त वृद्ध हो गया है, ज्यादा बढ़ गया है, तो अग्नि वृद्धि हुई ये नहीं है। पित्त और अग्नि जो है एक जैसे ही है, लेकिन पित्त का अंशांश कल्पना से हम समझ सकते हैं कौन सा बढ़ा हुआ है पित्त, पित्त का हाँ, किस वो अंश हम से लोग बढ़ा। वो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक वो रखा है कि पित्त वृद्धि, मतलब इस तरह, मतलब ये शो ये कर रहा है कि पित्त का वृद्ध है, मतलब किसी ना किसी गुण से पित्त बढ़ा हुआ है, देवांश गुण से बढ़ा हुआ है, तब भी अग्निमंद होगी। और यहाँ पे साथ साथ उष्ण तीक्ष्ण गुण कम भी होंगे, तब भी अग्निमंद होगी, क्योंकि पाचक पित्त उष्ण या तीक्ष्ण गुण भी बढ़ जाए तब भी नहीं अग्नि बढ़ता है, मतलब उष्ण तीक्ष्ण बहुत ज्यादा हीट हो गया तो जलता हाँ, है तो ना क्षार पूरा, तो क्षार तो क्षार धर्मी हो जाएगा फिर। कार धर्मी हो जाए तब भी अग्नि बढ़ा, ऐसा हाँ, नहीं है। और ये द्रव गुण से जो है अम्ल धर्मी हो जाएगा पित्त। जी। तो दोनों ही में पित्त बढ़ेगा तो भी यहाँ, तो ये क्लियर हो गया, अब क्लियर हो गया सर। बिल्कुल, हाँ, क्षार धर्मी और पित्त बढ़ेगा या अम्ल धर्मी पित्त बढ़ेगा तो उसको पित्त वृद्धि माना जाएगा। लेकिन वो क्षार धर्मी से बढ़ रहा है या पित्त अम्ल धर्मी से बढ़ रहा है, तो उससे जरूरी नहीं है कि वो आपकी अग्निमंद हो जाए। साथ साथ यहाँ पे और भी चीजें अच्छी बताइए कि किसी अंश, पाचक पित्त के किसी अंश से,
मतलब पाचक पित्त का कुछ सिक्रीशन मतलब अमाउंट कम हो रहा है, किसी अंश के कम से मतलब अमाउंट कम हो रहा है। यहाँ पाचक पित्त का किसी अंश मतलब यही हो गया अंशांश कल्पना से। अगर पित्त वृद्धि हो रही है तो अग्नि वृद्धि, वही चीज को रिपीट किया है इन्होंने। ऊपर अच्छा। पित्त वृद्धि है, वही पाचक पित्त, वही वही चीज लिखा है। हम्म। तो अग्नि वृद्धि नहीं होती है, इसके अलावा समान वायु तो ठीक है, समान तो वो तो सबसे ज्यादा योग वायु होता है, और वायु की वजह से ही पित्त की जो है काम होता ही है, वो सही बात है। लेकिन समान पित्त, समान वायु प्लस पित्त, ये मतलब वायु और पित्त, ये गैस्ट्राइटिस भी करेगा और अल्सर भी करेगा। बराबर। मतलब वात आवृत पित्त अगर होगा, वात पित्त होगा, वात पित्त की स्थिति होगी तो गैस्ट्राइटिस करेगा, पित्त वात होगा तो अल्सर भी करेगा। और एक और चीज, अब एक प्रश्न आता है, उसको आप बताइए। पित्त ज्वर में भी तो पित्त बढ़ा हुआ है, तो हाँ फिर तो वहां लेकिन वो पे। पित्त रूक्ष, रूक्ष पित्त है, वो अमाशय से पूरे शरीर में फैल गया है। वो रूक्ष तेज है, वो पूरे शरीर में फैल गया है। पित्त का ज्वर, ज्वर के लिए हमेशा उन्होंने बोला है अमाशय समद्भवा। और जो अमाशयिक पित्त मतलब पाचक पित्त, वो पूरे शरीर में भाजक पित्त, एक इसमें नहीं एक नहीं, ये तो उसको हम आशय द्रवांश आकर्ष, से बढ़ा हुआ मानेंगे पित्त ज्वर में। नहीं रूक्ष, रूक्ष तेज होता है पित्त वो ज्वर में, तो रूक्ष जीर्ण तेज। ज्वर में हो गया ना सर। जीर्ण ज्वर में रुक से जीर्ण ज्वर में जब आम अगर आपकी अग्नि प्राकृत नहीं है और आम बद्धक आहार लिया या वो, तो वो जीर्ण ज्वर में आ जाता है फीवर। रुक से तेज बढ़ गया। लेकिन जो तरुण ज्वर है उसका मैं पूछ रहा हूँ, वहां पे तो द्रवांश से आम उत्पत्ति हो रही है, और स्त्रोतोरुद्र स्वेदवत स्रोतस और तो वो अन्नवत पित्त स्रोतस। जो है वहां से दबांश हुआ अमाशय में, तो वो पित्त पूरे शरीर में फैल गया। उष्मा 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 ट्रांसफर हो गया ना वहां का। उसमें अ, रूक्ष तेज, कोष्ठ रूक्ष से तेज शाखा जो है में। पूरे, रूक्ष तेज पूरे शरीर में ट्रांसफर हो गया। हाँ, तो इसका एक उदाहरण दिया चक्रपाणि ने कि गर्म जल से कभी भी पानी आग को नहीं बुझा सकते हैं गर्म पानी से। इसीलिए गर्म पानी नहीं, पानी नहीं पीना चाहिए, पानी से पित्त का देवांश बढ़ जाता है। लोग सुबह सुबह जो पानी हाँ पीते हैं उससे हाँ पित्त का दिमाग बढ़ जाता है। कभी भी उससे पेट साफ नहीं होता है, लोगों को कंफ्यूजन है कि उससे पेट साफ होता है, कभी भी उससे साफ नहीं होगा, बल्कि हाँ। उससे पित्त का उसी वजह से एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस रहती है लोगों को जो सुबह सुबह गर्म पानी पीते हैं लेटरिन जाने के पहले। उसी तरह से पित्त वृद्धि और भी व्याधि बन, जैसे विदग्धा जीर्ण है, अम्ल पित्त है, अम्ल पित्त शार्दल में अम्ल धर्मी। उसी तरह से पित्तज ग्रहणी है, पित्तज ग्रहणी की अगर नहीं चिकित्सा किया तो ग्वाल ब्लैडर स्टोन कर देगा। पित्त वृद्धि हो रही है लेकिन अग्निमंद रहता है। रक्त पित्त आप व्याधि है, विसर्प है, रक्त पित्त आप है, बताइए। वात रक्त है, विसर्प है, अब बीपी है, ब्लड प्रेशर है, और स्किन डिजीजेज है जो पित्तज कुष्ठ है, औदुंबर कुष्ठ। पित्त, हाँ कपाल उदंबर, हाँ उदंबर में जो है पित्त का होता है, कपाल, कपाल में वात होती है, हाँ, मंडल इसका में कफ मतलब होता है। हाँ उदंबर इसका, में जो गुलर के फल के समान होता है उसमें पित्त होता है। हाँ, वो तो शाखागत हो गया होता है पित्त। और त्वचा रक्त मांसलसिका की तुष्टि कर रहा है। वो कोष्ठ। कुष्ठ और विसर्प में दोनों में एक ही चीज, सातों धातु में, कुष्ठ में भी यही होगा, वात आदि तीनों दोष, और रक्त लसिका त्वचा मांस, और वही विसर्प में भी। लेकिन पित्त के विसर्प में अगर विसर्प होता है तो विसर्पते विसर्प मतलब सांप की तरह बहुत तेजी से फैलता है, उसको हाँ, तो बहुत तेजी से कंट्रोल करना चाहिए। और कुष्ठ होता है जीर्ण व्याधि होती है, धीरे धीरे शीघ्रकाली। बढ़ता है, और धीरे धीरे, और वो सांप, सांप से भी होता है या अपमान से भी होता है कुष्ठ। हाँ, मतलब और अगर एक और ऋषियों मुनियों का या अध्यात्मों का अपमान किया गया, या विरुद्ध आहार किया गया, या ये शाप, शाप हो गया, किसी ने शाप दिया या किसी का अनादर किया होगा ऋषि मुनि का, तब भी कुष्ठ वो धीरे धीरे तो बढ़ता सर चला जाता है। उसमें बताने का उद्देश्य श्राप नहीं है वहां पे, मेरे हिसाब से साधक पित्त दूषित हो रहा है, किसी का श्राप लग गया तो मन की दुष्टि हो हाँ रही है, साधक पित्त हो रहा है, और वही भ्राजक को दूषित कर रहा है और पाचक को भी बिल्कुल। कर रहा है। साधक ये पित्त का इसमें या रोल है। मूलाधार, या मूलाधार चक्र जो होता है वो प्रदूषित हो जाता है, वो दूषित हो जाता है, जिसकी वजह से सारे चक्र, कौन सा वो होता है ना, हार्ट में कौन सा चक्र होता है, विदुर स्वादिष्टान, क्या, अनाहत, स्वादिष्टान, अनाहत। अनाहत, अनाहत होता है सर, वो चक्र दूषित हो जाता है, तो उसकी वजह से, या हम्म। लोग बाग मांगते हैं और पूरा नहीं करते हैं, तब भी वो दूषित हो जाता है। मणिपुर चक्र हुआ ना नाभि के पास।
नाभि के पास मणिपुर, मणिपुर चुक, क्योंकि नाभि ही तो पित्त का मेन स्थान है। नाभि उदर कंठेप्चा, हाँ। ये और हाँ, और एक और चीज कि ये दोष दूष्य तमोचना कहाँ पे ख वैगुण्यता हो रही है, उस पे डिपेंड कर रहा है। पित्त वृद्धि हो रही है तो वो अगर आर्तव स्त्रोतस में जा रही है तो वहां पे मेटोरेजिया मेनोरेजिया रक्त प्रदर कर रही है, वहां पे अग्नि वृद्धि नहीं हो रही है, पित्त वृद्धि वहां पे जा रही है। मतलब स्त्रोतस को दूषित करे, उस स्थान संचय करके वहां से अधोग रक्त पित्त हो रहा है या रक्तातिसार हो रहा है ना, रक्त लेकिन प्रवाहिका हो रहा है। वहां पे स्टार्टिंग तो अमाशय से ही होगी ना। हाँ हाँ रज का स्थान, रस का जो है उपधातु रज, रास्ता नहीं रस है। और रज और आर्तव है। हाँ रज को उपधातु स्तन आर्तव है, और स्तन पुष्ट होता है अमाशय से, हाँ। प्लस रस भी पुष्ट होता है उसी से। तो इसीलिए रास्ता नहीं यहाँ है। पे यहाँ पे यहाँ पे यो शीत गुण से होता है जो होता है। लेकिन वो जब आर्तव में जाता है तो वहां पे उष्ण हो जाता है। क्योंकि इसीलिए आप खुद ही आर्तव, उसमें, हाँ, आर्तवम रज, आग्नेय, आर्तव आग्नेय, रज शीत है। रजस शीत है। हाँ, ये इतना भी तो शीत वो नहीं है सर, अमाशय, शुक्र जैसा शीत नहीं है, रज भी इतना शीत शुक्र नहीं है। जैसा, शुक्र तो सौम्य बोला गया है। हाँ, वो तो बहुत ही शीत है। शुक्र तो सौम्य बोला गया है। लेकिन यहाँ पे मिनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, डिस्मेनोरिया या पॉलिप्स या फाइब्रॉइड वगैरह, सबका मेन ओरिजिन अमाशय समुद्र है। हाँ, ग्रहणी, ग्रहणी और आमाशय। टेढ़ी अमाशय है, बिल्कुल वो अभी उसी आप से जो। अंजना मैडम का सुनेंगे तो वो ज्यादातर जो भी गायनेक प्रैक्टिस में पहले ग्रहणी को ठीक करती हैं और सक्सेस मिलता है। आप लोग अंजना मैडम का सुनिएगा कभी भी लेक्चर। तिकट्टू, तिकट्टू और या फिर अ, तिक्त रस भी देते हैं ना, रस पाचक, तिक्त रस भी, नहीं कटु सर, रस। वो दोनों लोग अन्ना मैम और दोनों लोग अलग अलग, एक एक तो तिकट्टू के वो क्या देते हैं सर, एक त्रिकटु तो और नागकेशर, और एक नागकेशर भारती तिकट्टू, और नागकेशर। हाँ भारंगी देते हैं, हाँ भारंगी, भारंगी हाँ नागकेशर अंजना सर भी देखिए चलाती है। रेगुलर हाँ। यस। कोई बोलना चाह रहे हैं शायद, सपना मैडम ये कि घर पे बोलना देखिए। चाह रही है? नहीं। अच्छा, और एक और चीज, अब हम हमारे सर ये बताते हैं जमदग्नि सर, कि जब हम बाह्य कुष्ठ देख रहे हैं तो उसी तरह से पैरेलली हमें ग्रहणी का भी कलर चेंज हो रहा है व्याधियों में, हमारे आमाशय का भी कलर चेंज हो रहा है, क्योंकि त्वचा बाहर है तो अंदर भी है। और यही व्याधि बढ़ जाती है तो फिर वो, जैसे कि क्रॉन्स डिजीज हो रहा है, या फिर कोलोन कैंसर हो रहा है, और या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस हो रहा है, तो और या फिर अस्थिगत कुष्ठ हो गया तो एवियन हो रहा है, अवेस्कुलर नेक्रोसिस। तो मतलब वहां पर पित्त की विकृति हो रही है, बाह्य हो रही है तो अंदर भी हो रही है। तो हम हाँ, जैसे अंदर बाहर, विकृति है, अंदर विकृति तो बाहर आ रही, रिफ्लेक्शन हो रहा है। आइटिस, आइटिस जब भी होगा तो वो हाँ पित्त की वजह से होगा। जो अंदर विकृत पित्त होगा वो बाहर भ्राजक पित्त भाई। इसी को एक चीज उन्होंने बोली है यहाँ पे, अश्यप्तर्ष, हाँ, अश्यप्तर्ष नहीं सर, एक है इसमें टर्म आई है जिसमें, कृमि चिकित्सा में भी बोला है, आशयापकर्ष, कहीं कहीं बोला है, हाँ, वो अपकर्ष। अशक्तर्ष जो है एक बहुत बड़ा फंडा है जिसमें हाँ पाचक प्लस रंजक पित्त, रंजक पित्त में नहीं रंजक और भ्राजक पित्त दूषित होके भ्राजक पित्त में जाके इकट्ठा हो जाते हैं, तो कहीं कहीं वो आशय की वजह से जलन होती है। और चिकित्सा पित्त की नहीं होती है, वो उसमें वात की वजह से होती है, क्योंकि वात में, क्योंकि वहां पे वात वृद्ध है, पित्त सम है, कफ क्षीण है। अशक्तर्ष का एक सबसे बड़ा क्लासिकल यही है कि पित्त सम है, वात वृद्ध है, कफ क्षीण है। तो वो वात सम पित्त को त्वचा के स्थान भ्राजक में ले जाती है। तो वो आशय अपकर्ष में आशय से जनरलाइज अपकर्ष करके खींच के लेके जा रही है वो खींच के अपने ले को जाती तो। है, वो वृद्ध आशय वायु। और हाँ। वो वृद्ध वायु कफ का भी, कफ में भी यही चीज है, कफ सम है, पित्त क्षीण है, वात वृद्ध है, तो कफ को भी ले जाएगी, हम्म लेकिन कफ के स्थान पे। हम्म यहाँ पित्त के स्थान पे त्वचा पे ले जाती है, भ्राजक पित्त के स्थान पे। तो भ्राजक पित्त ऑलरेडी वहां पे है, और यहाँ से रंजक और भ्राजक हल्का हल्का गया, उसने वहां पे जाके और दो दूष संपन्न की। तो और चिकित्सा लोग जनरली इसमें पित्त शामक करते हैं, जबकि होनी चाहिए वात शामक चिकित्सा, क्योंकि हाँ वात वृद्ध है। हाँ। एक और चीज मुझे ये बताना है कि हम लोग वृद्धि वृद्धि वाले ज्यादा सोचते हैं, वात वृद्धि, पित्त वृद्धि, कफ वृद्धि,
लेकिन जो क्षीण दोष है उसके बारे में भी एक किताब भी है, क्षीण दोषों की चिकित्सा। वो मैं अभी इधर इधर लेके आऊंगा पीडीएफ करके। उसको मुझे और डिस्कस करके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। क्षीण दोषों की चिकित्सा। चरक से अच्छा सर किसी ने नहीं बताया। चरक में तो इतना बढ़िया डिटेल किया गया, बात वृद्ध पित्त सम या कफ क्षीण या दोनों, मतलब 63-64 भेद उन्होंने दे दिए इसमें। आप केवल केवल ये इसी से सारी किताबें बनी है सर मेरे ख्याल से तो। हाँ हाँ, ठीक है। इस पर हम अंजना मैडम का भी कुछ सुनना चाहेंगे। बीना मैडम कुछ बोलना चाहें तो बोलिए। डिस्कशन में पार्टिसिपेट करिए आप लोग। बीना मैडम कुछ बोलिए, 2 शब्द तो बोलिए। मजा आता है आपका सुन के। बीना मैडम, अंजना मैडम, कुछ भी बोलिए, लेकिन बोलिए आप लोग। शायद कुछ काम कर रहे हैं। मेरे पास पेशेंट है सर, इसलिए हाँ, नहीं बोल रही। पेशेंट। हमें आप बताइएगा कैसे पेशेंट देखा आपने। हाँ। नहीं सर, और अभी हो रहा है। हाँ, लेकिन 9 बजे बताइएगा कि आपने क्या ओ, पेशेंट देखा हाँ क्या। हाँ चलेगा। और मनीषा मैडम जी, आप कुछ शब्द बोलिए, 2 शब्द, ये टॉपिक पे जो चर्चा हो रही है। अंजना मैडम आप कुछ बोलिए प्लीज। सोच रहे हैं कि क्या बोलना है। और जी सर, अरविंद सर आप कुछ। नमस्कार। हाँ, नमस्कार सभी नमस्ते। लोग को, नमस्कार जी सर। आप लोग का डिस्कशन सेक्शन सर के साथ बढ़िया चल रहा है, अच्छा लग रहा है, ज्ञानवर्धन हो रहा है। और रियली बहुत छोटी छोटी बातों को लेके हम लोग जब चलते हैं तो बेसिक्स थोड़े से और क्लियर हो जाते हैं। और संप्राप्ति तो खैर अपने आप में ही बहुत स्पेसिफिक है, क्योंकि जितनी संप्राप्ति पढ़ी जाए उतना कम होता है। और जैसे आप सब बता ही रहे थे अभी कि चाहे हम उसको संप्राप्ति को और चिकित्सा के आधार पर अगर हम देखते हैं तो कई तरह से उसमें आता है कि हेतु विपरीत चिकित्सा करना है कि व्याधि विपरीत चिकित्सा करना है। तो अभी तो इसी सब में हम लोग स्टार्टिंग में तो पहले तो बहुत कंफ्यूजन रहता था, लेकिन अभी भी अगर थोड़ा डिस्कशन हो जाते हैं तो क्लियर हो जाता है। अब इसमें इन्होंने जैसे स्पेशली बताया है कि कोई भी हेतु अगर है, जैसे हम इसमें स्पेशली बताते हैं कि अगर हम जैसे हमें ठंड लगी थी, इस समय हमारा यहाँ सीजन चल रहा है उत्तर प्रदेश में, यूपी में लखनऊ है, बनारस है, सब समय समय शीत का सीजन चल ही रहा है। कभी थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो रहा है, कभी थोड़ा सा ठीक हो जा रहा है। और उसमें भी अगर हमने कुछ गड़बड़ किया, जैसे कोई भी हेतु इस तरह का लिया जिससे कि शीतता बढ़ गई, वायु के शीत गुण और अधिक बढ़ गया, तो उसने पित्त को भी कहीं ना कहीं उसने प्रकोपित किया ही है, पित्त के उष्ण गुण को भी उसने कहीं ना कहीं प्रकोपित किया। तो वहां पे फिर हमें कैसे क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, तो वही बताया जाता है कि अब जो हम अगर शास्त्रों की स्टडी करते हैं तो उन्होंने साफ साफ बताया है कि जैसे हम बताते भी हैं पेशेंट को कि आप शुंठी सिद्ध जल पीजिए, सौंफ और धनिया सिद्ध जल पीजिए, क्योंकि शीत और कफ, शीत का कारण है कि कफ प्रकोपित हो रहा है। और जब कफ प्रकोपित हो रहा है उसमें वायु का भी कहीं ना कहीं कारण है ही है। और जब कफ और वायु मिलेगा तो वो पित्त को भी, अग्नि को भी मंद करेगा ही करेगा, जो पित्त अंतर्गत अग्नि है या पित्त आश्रय अग्नि है। तो यहाँ पे अगर इसमें उन्होंने बताया, साफ साफ बताया कि अगर कफ की अधिकता हो रही है तो यहाँ पे उन्होंने सिर्फ बोला कि आपको ऐसा नहीं कि हम जैसे जनरली बुखार बंद बोलते हैं कि रेस्ट कर लो, रेस्ट नहीं करना है, वहां पे हल्का श्रम बताया है। मतलब आप अपना जनरल रूटीन जितना आपकी अपनी क्षमता है उतना रूटीन वर्क करिए, और हल्का श्रम बताया है। और साथ में ये भी बताया है कि यहाँ पे आप जब तक आप दीपन पाचन लीजिए, लंघन लीजिए, और जब आहार लीजिएगा तो उसमें फिर उन्होंने वही उस तरह का उष्णजन्य आहार बताया, जैसे कि उन्होंने बोला कि मांस रस का सेवन करिए। जो मांस रस का सेवन नहीं कर पाते हैं फिर वो मूंग की दाल का जो है मंड बना के सेवन करिए। या फिर एक जो अच्छा आया है हमारे पास में, एक अष्ट वर्ग करके जो बनाया जाता है माड़, उसमें जिसे बताया जाता है कि चावल ले लीजिएगा, उसमें मूंग की दाल डाल दीजिएगा, उसका माड़ निकालिएगा, उसको त्रिकटु के साथ उसको संसाधित करिएगा, उसमें हींग डालिएगा, थोड़ा शहद डालिएगा, उसका सेवन करके बताया गया है। और इसलिए वो दिवा स्वाप तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उसमें दिवा स्वाप बंद किया गया है। तो ये एक चिकित्सा जो हम लोग कर रहे हैं, संप्राप्ति जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे हेतु विपरीत हुई, इसी तरह से व्याधि विपरीत है। अब व्याधि अगर हमारे पास है, जैसे हमारे पास पेशेंट चला आया, उसको डायरिया हो गया, अतिसार हो गया, ठंड लग गई बहुत ज्यादा, आजकल जो पेशेंट जनरली चल रहे हैं, तो ऐसे केसेस में उसका हमें हेतु भी देखना होगा और उसका निवारण भी करना होगा। तो यहाँ पर शास्त्रों में बताया है कि जैसे हम लोग वहां पे मूंग की दाल तो दे सकते हैं, लेकिन मसूर को भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आहार द्रव्य में पहले बताना है। शुंठी सिद्ध जल वहां बता सकते हैं, सौंफ धनिया का जल बता सकते हैं, क्योंकि जो भी आम है वो तो कहीं ना कहीं हमें उसको निकालना ही है। और ये पेशेंट को बता के चलते हैं कि तुरंत हम नहीं रोकेंगे, क्योंकि गंदगी बाहर कहीं निकलेगी तो आपको प्रॉब्लम करेगी।
उसके बाद फिर हम स्तंभन के द्रव्य देते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट, जैसे पाठा है, कुटज है ना। तो इस तरह की जो ट्रीटमेंट हमारे पास शास्त्रोक्त वर्णन आई है, बहुत अच्छे से आई है। और अभी इसके आगे अगर देखेंगे तो हेतु और व्याधि विपरीत दोनों चिकित्सा है, कि मतलब हेतु भी वही उसको हमें हेतु के अपोजिट भी जाना है और व्याधि के विपरीत भी जाना है। उभय विपरीत आपने डिस्कस किया होगा, आपने बहुत पहले से बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मैंने सुना नहीं, अभी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन मैं सुनूंगी। तो उसमें भी इन्होंने शास्त्रों में बहुत अच्छा वर्णन बताया है कि जैसे मानिए अगर पेशेंट हमारे पास आ रहा है और उसको शोथ ही हो गया, जब भी शोथ की कुछ कुष्ठ की बात चल रही थी, तो अगर हमें लग रहा है कि वो वातिक शोथ है, तो उसमें हमें फिर वातिक शोथ में बातहर और शोथर दशमूल का स्वाद देना पड़ेगा। जो सिंपल सिंपल चिकित्सा आचार्यों ने बता रखी हुई है। दशमूल तो वैसे भी बात शामक है, ये त्रिदोष शामक है, ये तो हम वहाँ पे दे सकते हैं। और जैसे अभी हमें पता है कि इस सीजन में जो है अगर गृहिणी के पेशेंट भी आते हैं, सभी आप बता आप कह ही रहते, तभी मैंने ऑन किया था। तो गृहिणी में अभी भी अगर हमें लग रहा है इस समय कि कफ की दिखता है या कफ कुपित हुआ है वात के साथ में, तो फिर तक्र का सेवन बहुत फायदा करता है। उसको भी हम त्रिकटु के साथ और नागकेशर के साथ या केवल त्रिकटु के साथ, आंवले के साथ, इस तरह से अगर हम उसको संस्कारित कर देंगे त्रिकटु को, तो वो कहीं ना कहीं गृहिणी में बहुत फायदा करता है। लेकिन ये कंफर्म होना चाहिए कि वो कफज व्याधि ही है, वो बात कफज गृहिणी ही है। और इसके अलावा जो है उसमें जनरली पेशेंट को भी बताना, जैसे मैंने कहा कि उसको दिवा स्वाप के लिए एकदम मना कर देना है, उसको हल्का व्यायाम, मृदु व्यायाम, जैसे अपना वो काम ही करे, अपना काम करे, और हल्का भोजन, जैसे अभी मैंने बताया कि वो जो है अष्टगुण मार करके योग रत्नाकर में मैं पढ़ रही थी, अभी देख रही थी। तो उसमें भी वही है कि जैसे आप जो है चावल और दाल, स्पेशल चावल जो है माना हमने 100 ग्राम लिया, और मूंग की दाल हमने उसमें 25 ग्राम डाला, और उसको अच्छे से 14 गुने पानी में उबाल दिया। उबालते उबालते जब उसका पानी का माड़ ऊपर ऊपर का पानी निकला, बनने लगा, उसका जो माड़ी आता है, उस माड़ी में फिर हम त्रिकटु डाल के, उसमें थोड़ा सा हींग डाल के, उसमें थोड़ा सा जो है शहद डाल के अगर पेशेंट को देते हैं, तो इस समय की जो व्याधियां हैं हमारी कफजन्य व्याधियां, स्पेशली हम पूर्वांचल की बात कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, जहाँ पे शीत आधिक्य हो रहा है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो मैं यही शास्त्रोक्त उसके साथ मिला रही थी। तो कुछ चीजें हमारे शास्त्रों में इतनी अच्छी दी गई हैं, और अच्छी सी आप लोगों का डिस्कशन चलते हैं। तो इसके साथ में अगर हम ऐसी स्टडी करते रहें और धीरे धीरे, जैसे अरविंद सर बहुत बढ़िया जाते हैं, बहुत ही सूक्ष्म जाते हैं, मजा आता है। तो जब भी समय मिलता है जरूर जुड़ते हैं, और ज्ञानवर्धन होता है आप लोग के साथ, अच्छा लगता है। जी सर। अभी मैं बोलूं, थोड़ा ऐड करूं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैम के साथ में ऐड करने में मजा आता है। मैम ने तक्र का बोला, बिल्कुल सही बोला, अजमोद या त्रिकटु वगैरह। यहाँ पे तक्र का गृहिणी में तीन तरीके से, पित्त में अलग, कफ में अलग, वात में अलग। तक्र में तक्र को पित्त में अगर हम लोग मैं पहले बता दूं इसको साथ में, तक्र अगर पित्त है तो मरीच शकरा के साथ में बोला गया है। कफ है तो त्रिकटु के साथ में या पिप्पली के साथ में। लेकिन अगर वात है तो पिप्पली सैंधव के साथ में बोला गया है। अब यही चीज हम लोग गृहिणी दृष्टि प्लस पित्त व्याधियों में भी, अगर पित्त की व्याधियां लगती हैं या आइटिस लगता है, ब्लीडिंग लगती है, या पित्त के दोष निकल के आते हैं, दाह तृष्णा भ्रम मूर्छा या इस तरीके के तृषा शोष या भ्रम, तो भी ये चिकित्सा हम लोग आहार के रूप में कर सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो, मैम ने बहुत बढ़िया बताया कि जैसे या तो दोष दोष या इस तरीके का होता है। तो एक वात चिकित्सा में उन्होंने माधव निदान में एक पूरा पूरा 6-7 लाइन का इतना बढ़िया श्लोक बता दिया है। अम्ल लवण उष्ण अजीर्ण क्लिन्न शुष्क निष्पाव, अम्ल लवण उष्ण अजीर्ण भाजने क्लिन्न, सूखा हुआ, शुष्क, निष्पाव सेम, और निष्काम भोजने, तक्र सुरा आसव सौबीर कांजी तक में उन्होंने बोला कि इससे भी पित्त बढ़ता है। और ये या प्राया प्राया सुकुमार, जिसका सुकुमार तभी होगा जब उसकी अग्नि प्रकृत नहीं होगी, अग्नि विकृत होगी, मतलब विषम होगी, तभी वो सुकुमार है। प्राकृत अग्नि या सम अग्नि, अ, वो दोष नहीं है, वो सम होना जरूरी है। यहाँ पे पित्त बद्धक, पित्त तभी बढ़ेगा या तो अग्नि विकृत होगी, या ये आहार में जैसे बताया तीन तरीके की कल्पनाएं बोला गया है, या ये आपका आहार विहार या
दोनों का संलग्न। तो आहार भी इस तरीके पित्त वर्धक आहार से। पित्त बढ़ता कब है? वर्षा में बढ़ता है और शरद में कुपित होता है। तो मतलब वहां पे क्यों वर्षा में बढ़ा? स्निग्ध उष्ण और तीक्ष्ण गुण से पित्त का वृद्धि होती है। उष्ण तीक्ष्ण गुण से होता है और उष्ण और शमन किससे होता है? शीत स्निग्ध मतलब घृत से। अब घृत से शमन होता है, उष्ण तीक्ष्ण से बढ़ेगा। और उष्ण और शीत से संचय भी होता है। संचय जी भी होता है। संचय उष्ण शीत से होता है, उष्ण तीक्ष्ण से प्रकोप करेगा। अब यहीं पे हमको रिवर्स करना है। तो उस सबके लिए उन्होंने कहा घृत। और बिना जब भी पित्त के लिए चिकित्सा आई है तो उसमें उन्होंने विशेषात सर्पिस पानम स्वादु शीत विरेचनम, विशेषात रूप से उन्होंने सर्पीमान बोला है, विशेष रूप से सर्पीमान बोला है। लेकिन साथ साथ उन्होंने स्वादु शीत विरेचन, छंदानु अनुवर्तन, फिर वो घर पे ले गए। छंदानु अनुवर्तनी धारा मतलब आपकी पत्नी को उन्होंने कहा कि चिकित्सा का देखिए उनका था कि आपका पित्त कब होता है? जब आप घर में आते हो, घर वाली से लड़ाई झगड़ा होता है या एग्रेसिवनेस शुरू होता है। तो अगर आपका मानने वाली हो, आज्ञा मानने वाली हो, सजी धजी हो, छंदानु अनुवर्तनी धारा, पुत्र संदिग्ध मुख मतलब तोतले बच्चे बोलने वाले से वो उसके साथ में आपका मन सुशोभित होता है। मुक्त संदिग्ध मतलब आयंत्रण मित्र मंडली, आपके दोस्त ऐसे हो जो आपको टेंशन फ्री बात करें, टेंशनाइज बात ना करें। इसके अलावा मणि हराणाम मुक्तानाम सेवनाम मतलब आप गले में मोतियों की माला, हाथ में मणियों की माला, ये सब आप धारण किए हो। और वो जो घर होना चाहिए वो चूना लिपा हुआ होना चाहिए, चूने में शीतलता होती है। तो आजकल के घरों की तरह ईंट का पत्थर का नहीं उन्होंने बोला है। और दीर्घ जो उद्यान दीर्घ दीर्घ बोला है कि बड़ा होना चाहिए, उसमें जल प्रपात होना चाहिए। अब ये सब साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि खाने की वजह से भी हो गया अम्ल लवण ये सब, खाने के बीच में पित्त बनता है, रात में मध्य में पित्त बनता है। इसके अलावा वर्षा शरद उन्होंने बोला है। प्लस मेरी बैटरी गई। तो इस तरीके से पित्त बढ़ता है। तो इस तरीके से ये हमको अंशांश कल्पना से सब कुछ सोचना है। आहार, नॉट ओनली आहार विहार, दो व्याधि कौन सी चल रही है, काल कौन सा चल रहा है, उसका सत्व कैसा है, और उसका गृहिणी कैसी है। प्लस कोई ज्वर के सिम्टम तो नहीं है या कोई इस तरीके का ज्वर चल रहा हो जो उसको जिसकी वजह से, या दीर्घकालीन ज्वर, या उसने कभी ज्वर को दबाया हो जो उसके अभी जैसे बोला कि सर ने जीर्ण ज्वर, तो आम की वजह से ज्वर बना रहता है। कई लोगों की हीट होती है शाम कई में हाथ पैर गर्म रहते हैं, तो ज्वर के सिम्टम है ये। कई लोगों में एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के वो संतत सतत अन्य दुष्कृत्य चतुर्थक की तरफ जाते हैं। तो इस तरीके से ज्वर प्लस गृहिणी प्लस आम प्लस अन्न प्लस ऋतु प्लस आहार का परिपाक काल, और फिर स्थान संशय को सोचते हुए चिकित्सा करनी चाहिए सर। राइट सर। हाँ, बहुत अच्छा बताया आपने सर। अब ये मनीषा मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगी तो बोल सकती हैं इस विषय पे। मनीषा मैडम जी या फिर वीना मैडम जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं, बोल सकती हैं आप, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। चलिए हम आगे ही बढ़ते हैं। काय चिकित्सा में अग्नि की ही प्रधानता होती है। काय मतलब कायाग्नि, काय मतलब शरीर, और शरीर की अग्नि मतलब कायाग्नि, इसकी प्रधानता होती है। उसी को चिकित्सा को काय चिकित्सा कहते हैं। मतलब काय की अग्नि की चिकित्सा मतलब काय चिकित्सा। जातरः प्राणिनाम अग्नि काय इत्यभिधीयते। जो जाठर रूप से प्राणियों में अग्नि जो है वह कायाग्नि ऐसा बोला जाता है। और यस्तम चिकित्से दंतम सर्वे काय चिकित्सका, ये शिवदासोद्धृत भोज भजन है चरक सूत्र में जिन्होंने टीका लिखी है। तो
मतलब हम जाठराग्नि की ही चिकित्सा कर रहे हैं, अग्नि की ही चिकित्सा कर रहे हैं, यही हमारी काय चिकित्सा है। सर ने एक एग्जाम्पल बताया था, आप लोग को याद होगा सर के शुरुआत के लेक्चर में, कि एक बार जब राम जी और लक्ष्मण जी जा रहे थे गुरु विश्वामित्र के साथ में, वहां पे अयोध्या से जा रहे थे और ताड़िका का वध किया था। तो जाते टाइम ना बहुत सारे राक्षस वगैरह बहुत सारा थे, और वो वृक्ष को बहुत वो कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, राम जी ने एक बाण मारा, लक्ष्मण जी ने एक बाण मारा, और सारे पेड़ों को एक साइड लाए, एक लाइन में लेके आए अपने उससे बाणों से, और सबको एक बार मार दिया। ऐसे कुछ तो सर ने कहानी बताया था। तो चिकित्सा भी जब हम करते हैं, तो अग्नि की चिकित्सा अगर कर दिया एक लाइन से, तो बाकी व्याधि अपने आप ठीक होने लगती है, और हमें फिर मेन व्याधि समझ आ जाती है। अग्नि को ठीक करना सबसे मेन होता है। जैसे लक्ष्मण जी ने सारे पेड़ों को एक लाइन में ला के और फिर उस सबको उड़ा दिया था बाण से। उन्होंने कहा था कि एक ही बाण से सारे राक्षसों को मार दो। एक हाँ ही बाण से तो राम जी ने क्या किया, लक्ष्मण जी के पैर में चोट में कुछ रस दबाया, तो लक्ष्मण जी क्रोधित हुए, तो उसके बाद पेड़ सब एक ही लाइन में आ गए थे, कुछ ऐसा था। उसके बाद उन्होंने एक ही बाण मारा और सारे पेड़ों को, सारे जो है राक्षसों को या पेड़ों का या जो भी हो सबका वध कर दिया था। मतलब ये एक टेक्निक थी। तो मतलब मेन सर आपका जो कहेगा, जो आप कह भी रहे हो, ये चिकित्सा का मूल्य कि हम लोग को अग्नि को देखना होता है, अग्नि की ही चिकित्सा हम लोग करते हैं सर। जी, वो सर ने बहुत अच्छा स्टोरी से बताया था कि काय चिकित्सा इसीलिए सबसे ज्यादा हाँ, मुझे याद महत्वपूर्ण है है। सर। हाँ जी। हम्म। चलिए, आगे आगे बढ़ेगी, कुछ और बोलना है आपको? चलिए, अग्नि की प्रधानता। बताइए बताइए। हाँ, अन्य स्थलों पर भी अग्नि की प्रधानता का उल्लेख है। अग्नि कितना इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। अग्नि अच्छा रहा तो आयुर्वर्णो बलम स्वास्थ्यम उपचयो प्रभा ओजस तेजो अग्नय प्राणश्चोक्ता दिहाग्नि हेतु कहा शांतो अग्नो म्रियते युक्तम चिरंजीवत्यानम रोगी स्याद् विकृते मूलम अग्निस्तस्मान् तस्मान् निरुच्यते यदन्नम देह धातुओ जो बलवर्णादि पोषकम तत्राग्नि हेतुरा आहारन्न ही पक्वा रसादय। मतलब अग्नि अगर अच्छा है तो हमारा आयु अच्छा है। जिसका अग्नि मंद हो गया वो अकालज मृत्यु से मर जाता है, या जरा हो जाती है, या अरिष्ट सूचक लक्षण हो जाता है। और वर्ण भी अच्छा रहता है अगर अग्नि अच्छा रह रहा है तो। इसी तरह से बल भी अच्छा रहता है, स्वास्थ्य रहता है। समदोषा समाग्नि से शम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्र मना स्वस्थ। मतलब मन आत्मा इंद्रिय भी प्राकृत रहता है अगर अग्नि अच्छा है। उपचय अच्छा होता है, प्रभा अच्छी होती है, ओज अच्छा रहता है। अग्नि अगर तेजो भूत अच्छा रहे तो प्राण भी इसको कहा गया अग्नि को। और क्योंकि ये देह की अग्नि से ही सब अच्छा होता है। शांतो अग्नो मृत्यते, अग्नि मंद हो गया तो मृत्यु हो जाएगी। अग्नि मंद हुआ मतलब अग्नि मंद हुआ है, थोड़ा कम हुआ है, लेकिन पूरा बंद हो गया तो मृत्यु। युक्ते चिरम जीवत्या नामय, अगर ये बहुत चिर काल तक अग्नि अच्छा रह रहा है तो इंसान जीवित रहता है। रोगी स्याद विकृते मूलम, रोगी जो होता है वो अग्नि के विकृति होने से ही होता है। तस्मा निरुच्यते यदन्नम देह धातु जो बल वर्णादि पोषकम, हम अन्न का जो धारण कर रहे हैं, अन्न को ले रहे हैं, तो देह धातु ओज बल वर्ण, इसका पोषण कौन करता है? ये अग्नि ही करता है। तत्र अग्नि हेतु आहार अन्न ही पक्वाद रसादय, जब रस आदि को जो पचाता है, अन्न को कन्वर्ट करे आहार रस में लेके फिर वो पचाता है, तो अग्नि ही मेन है। और बलम आरोग्य आयुष्य प्राणाश्चाग्नो प्रतिष्ठिता, बल आरोग्य और आयु प्राण ये सब अग्नि से ही प्रतिष्ठित है। अन्न पाने धनेर्चाग्नि जबलति व्यतीति चान्य था, अन्नपान को ईंधन के रूप में, अन्न पाने ईंधने चाग्नि, अन्नपान हम लोग कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, तो वो ईंधन के रूप में हमको शरीर को पोषण कर रहा है। अग्नि अच्छा है तो सभी अच्छा है। हाँ, अभी इस पर आप बोलिए सर, अरविंद सर, आप बहुत बढ़िया हाँ, बोलते हैं, देखिए, सब लोग सुनते हैं आपका। हाँ जी। ओ ओ जी, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया वर्ड आया है। नॉट ओनली आपकी बीमारियों में अगर ओत क्षीण हो रहा है, जो जो प्रमेह के लिए सबसे उन्होंने पहले बोला है, नॉट ओनली प्रमेह, सारी बीमारियों में यत्साराधो यत्साराधो गर्भस्थ दशा संवर्तमानम हृदय समाशित यत्पुरा। मतलब ये ओज का निर्माण गर्भ के समय से ही हो जाता है शुरू।
यत्सारादो गर्भस्थ उस गर्भ रसा दशा, और यत्सर और संवर्तमानम हृदयम समाशित यत्पुरा, वो हृदय में इकट्ठित होता है, संवर्तमानम होता है समाशित, फिर उसके साथ पूरे शरीर में फैल जाता है। और फिर वो ओज संवर्तमानम हृदयम समाशित यत्पुरा, यस नाशा नास्ति देहना, अगर वो नाश हो रहा है तो उससे ऐसा नहीं कि देह का नाश हो जाएगा। इससे व्याधियां उन्होंने यहाँ पे इंडिकेशन किया है कि उससे व्याधियों की शुरुआत हो जाती है। तो इसी और वो जो है व्याधियों की शुरुआत मीन्स, ये ओज फिर ओज क्या है? ओज सारे धातुओं का सार है। मीन्स अगर सारी धातुएं पुष्ट है तो फिर आपका ओज एज ए बल वर्ण, ये आपके दिखाई देता है, बल में भी, वर्ण में भी, और आपके स्वास्थ्य में भी, और प्रवाह में भी। ये आपका शौक होता है कि अगर आपका ओज अच्छा है। और ये ओजस्थ ओजस्थ तेजो अग्नया प्राणश्च देहगणित हेतु, ये मेन इसीलिए क्योंकि सारे धातुओं का सार है, तो इसलिए अगर अग्नि प्राकृत है आपकी, और तेज आपका नॉर्मल है, तो फिर आपका नॉर्मल ओज रहेगा। नहीं तो फिर आपकी व्याधियों का स्थान संशय या व्यक्ति विवेदावस्था शुरू हो जाती है। जब भी कोई भी जीर्ण ज्वर का, नवीन ज्वर का, प्रमेह का, प्रमेह का देखिए चिकन्नता, यदि बिल्कुल चिकनी चिकनी त्वचा होती है, कुष्ठ में कपाल अंबर मंडल जीव सिद्धम पुंडरी काकड़क, ये इन्होंने दुनिया भर के बता दिए कि बात पित्त कब, बात पित्त पित्त कब, बात कब, ये सिम्टोमेटिक ये शो कर रहे हैं, क्योंकि वो स्किन में। और रशिया भी श्लेष्मत भी बोला है, अगर आपकी ये त्वचा वो, अगर आपका रस प्राकृत है या वो है, तो आपकी त्वचा भी प्राकृत है। और साथ साथ ओज प्लस अग्नि, और ये एक कंसेप्ट प्लस आपका इम्यूनिटी, इसी को आप इम्यूनिटी समझ लीजिए कि आपका इम्यूनिटी अगर वीक है तो आप जल्दी इन्फेक्शन के प्रोन हो जाएंगे। और वो अगर नहीं है आपकी इम्यूनिटी, मीन्स ओज की उनकी तरफ इशारा था कि अगर ओज आपका क्षीण हो रहा है तो वो उसके बाद आपका बीमारियों का स्थान संशय शुरू होना शुरू हो जाता है। अब यहीं पे आपने अगर वैद्य की चिकित्सा कर ली और वैद्य ने आपका दोष पकड़ लिया, तो आप और बल वर्ण और ओज की वृद्धि कर सकते हैं। और प्राकृतिक प्राकृत जो पित्त अगर होता है या प्राकृत ऊर्जा होती है, क्षुत तृष्णा देह माधवम, भूख भी लगाएगी, प्यास भी लगाएगी, देह को माधव करेगी। प्राकृत क्षुत तृष्णा देह माधव, हाँ क्षमा गति, ये दृष्टि प्रसाद पुष्टम आयु, आंख की रोशनी भी ठीक रहेगी, दृष्टि प्रसाद पुष्टम आयु, आयु पुष्ट करेगी। क्षुत तृष्णा देह माधव, ये नॉर्मल पित्त का कम अभिपाक, ये नॉर्मल जिसमें विकृत पित्त नहीं है, वो शो कर रहे हैं। और वो विकृत पित्त भी उन्होंने बता दिया है कि जो है आपका आहार विहार या देश काल के हिसाब से, या दिन के समय भी, सुबह से दोपहर से शाम तक में कैसे कैसे बढ़ रहा है, खाने के परिपाक काल के भी हिसाब से ही बता दिया है। और ये ही एक चिकित्सा का मूल जो काय चिकित्सा में करते हैं। लेकिन हमको ओज की वृद्धि भी करनी है, अग्नि भी पुष्ट करनी है, और मलों का भी सम्यक शोधन करना है। सम्यक पाचन, पाचन जो ये कि आपका सार, किट और मल का प्राकृत वे में अगर हम लोग कर ले जाते हैं, यही चिकित्सा है सर। जी सर, बहुत बढ़िया बताया आपने। इस पर वीना मैडम, अंजना मैडम कुछ बोलना चाहेंगी? आप लोग कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। हमारे सर एक और बात कहते हैं कि जो भी इंसान जो है ना दिमाग का यूज करता है ना, वो बूढ़ा नहीं होता है। आजकल जैसे 60 साल में गवर्नमेंट ने बना दिया है कि लोग 60 साल के बाद ना घर बैठ जाओ रिटायरमेंट लेके, तो वो गलत है। क्योंकि फिर वो इंसान उतना काम नहीं करता, सोचता नहीं है, वो दूसरे बातों में चिंता करता है या फिर घर गृहस्थी में रहता है, लेकिन वो दिमाग का यूज नहीं करता है। तो उसकी अग्नि, मेधा की अग्नि शांत हो जाती है और फिर वो मृत्यु हो जाता है, मतलब जल्दी बूढ़ा हो जाते हैं। और अभी आयुर्वेद में कुछ नया आ गया है, एनसीएसएम ने कुछ तो नया निकाला है कि अब रिटायरमेंट का एज 70 साल हो गया। आप लोगों ने पढ़ा था जीआर अभी?
टीचिंग जॉब में जो भी है ना 70 ईयर्स तक वो जॉब कर सकते हैं, 70 के बाद रिटायर होंगे। तो और डॉक्टर लोग कभी बूढ़ा नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारे सर बोलते हैं। पुणे में एक रूबी हॉल क्लिनिक सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसके जो ओनर थे डॉक्टर ग्रांट, अमेरिका से पढ़ के आए थे और उन्होंने अपनी बेटी के नाम पे रूबी हॉल क्लिनिक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया। तो वो 104 साल के थे और उस टाइम पर भी वो ओपीडी में पेशेंट देखते थे। और इतने अमीर, उनकी कार जो थी बीएमडब्ल्यू पीछे पीछे चलती थी, मतलब घर से क्लिनिक तक, और वो वॉक करके आते थे। उनका पूरा इंटरव्यू आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में, और वो बोलते थे कि मैं रोज वॉक करता हूँ, 7-8 किलोमीटर रोज वॉक करता हूँ, और मेरा डाइजेशन अच्छा है, मेरे को एनर्जी रहता है, और और वो हार्ट स्पेशलिस्ट थे, मतलब कार्डियोलॉजिस्ट थे। और वहां पे हॉस्पिटल में जब ये कार्डियक सर्जरी होता था ना, तो उनका काम एक तो ओपीडी भी देखते थे, और वहां स्टेंट बैठाने के लिए उनको बुलाया जाता था, वो कार्डियक उधर। तो वो स्टेंट एकदम परफेक्टली बैठा देते थे जब भी होता था, तो इतना वो परफेक्ट थे। तो मतलब 104 साल के होके भी वो प्रैक्टिस करते थे। तो हम लोगों को ये सीखना चाहिए कि हमें प्रैक्टिस करना है, पढ़ते रहना है, हमारी मेधा की अग्नि अच्छी रहे, तो बुढ़ापा नहीं आएगा। और आप जमदग्नि सर को भी देखिएगा, उनका चेहरा पे कितना ओज है, तेज है, क्योंकि वो अग्नि को, मतलब मेधा की अग्नि को प्रदीप्त रखते हैं, रोज पढ़ाई करते हैं, रोज बताते हैं ये चीजें। आप हाँ लोग कुछ सर, बोल बिल्कुल सकते हैं? देखिए। हाँ, हाँ सर, हाँ देखिए जमननी सर का देखिए चेहरे पे कितना ग्लो मतलब दिखाई पड़ता है कि ओज। और साथ साथ स्मृति देखिए सर, स्मृति हाँ नाश उन्होंने बोला कि सही बात है, स्मृति नाश दोषों का। भाई आपका फाइब्राइड बना, क्यों बना? क्योंकि वहां पे उसकी गर्भाशय की स्मृति का विभ्रंश हुआ ना। और किसी भी बीमारी में स्मृति विभ्रंश होना बहुत बढ़िया है। वो और श्लोक, कितने श्लोक याद है, और कहाँ कहाँ की उनकी हार्स पूरी पूरी उनको मेमोरी में। तो ये एक और ये चिकित्सा नहीं, अगर स्मृति का बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका यही है, श्लोक याद करो। लोग याद करें, हाँ, या सबसे बढ़िया मैथमेटिक्स, तरीका है श्लोक। सबसे लोग या बढ़िया श्लोक मैथमेटिक्स। याद करो। या संस्कृत तो इतना अच्छा है कि पूरा ब्रेन को संस्कृत। हिला के रख देता है। तो जी। अगर आपने एक भी श्लोक दिल्ली याद कर लिया, तो वो और वो उसको आपने उसमें जवान पे ला रखे रखे रहे, तो नॉट ओनली श्लोक की अग्नि या श्लोक की ऊर्जा, प्लस आपका कर्माभ्यास से आपकी स्मृति का अगर नॉर्मल रहती है, तो फिर आप काफी दोषों से निकल आते हैं। और वही मनोभाष विकृत होना, बीमारी से ज्यादा मनोभाष चिंता करना, कि बीमारी छोटी चिंता बड़ी, बीमारी बहुत बड़ी। लेकिन बीमारी बहुत बड़ी चिंता छोटी, तो बीमारी कुछ नहीं। मनोबल स्वतः दूषित, स्मृति दूषित, तो फिर आपकी बीमारी छोटी सी बीमारी बहुत बड़ी। इस पर मुझे दो बात कहना है। एक तो सर ये बताते हैं कि हर ऑर्गन का एक मेमोरी रहता है, इसीलिए मेमोरी और मेध बढ़ाने के लिए अच्छी मतलब मेमोरी और उसका संज्ञा को स्थापित करने के लिए नालल संप्रदाय जो पुणे में बहुत फेमस है, मुंबई और पुणे में 9 पीढ़ी से वो लोग चल रहे हैं। तो वो लोग के परंपरा में वो लोग बचा चूर्ण सभी पेशेंट को देते हैं, जिससे हर ऑर्गन का स्मृति जागृत हो जाए, और फिर कार्य बीमारी को और अच्छे से मैनिफेस्टेशन हो जाए, इसलिए वो देते हैं। दूसरा है कि कुछ कुछ पेशेंट जो हैं वो मुझे फोन करते हैं, इतना स्ट्रेस में रहते हैं, मतलब उनका ग्रहणी कला का दुष्टि रहता है, और वो मुझे बार बार फोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि हम तसल्ली करना चाहते हैं कि जो आप वीडियो में बोल रहे हैं वो आप अरविंद पाठक ही है ना, डॉक्टर अरविंद पाठक ही है ना। एक पेशेंट ने तो क्या किया कि अमरावती से वो आई, मतलब कोई पेशेंट थी, उन्होंने मेरे से पहले बात किया, फिर ऐसे बात करते करते उन्होंने कंफर्म किया कि मैं ही हूँ। उसके बाद में उन्होंने किसी देवर या किसी को भेजा, मेरा वीडियो का, मेरे हॉस्पिटल का वीडियो शूटिंग किया उधर, मैं हूँ कि नहीं। उसके बाद में फिर उन्होंने ट्रीटमेंट लिया तसल्ली के लिए कि मैं हूँ कि नहीं। इतना स्ट्रेस रहता है, मैं, मतलब स्ट्रेस, और मतलब पेमेंट भी कर रहे हैं तो ये आपका ही वो है ना, गूगल पे आपका ही है ना, आपका ही अकाउंट है ना, कि फेक है? आप 1 रुपए डाल के फिर देखते हैं कि आप ही है ना, आपको मिल गया क्या? मतलब इतना स्ट्रेस है ना, लोगों को इतना स्ट्रेस है, और वही हेतु रहता है बीमारी का। जैसे फाइब्राइड होता है, हेवी मेंसेस होता है, एडिनोमाइसिस, एंडोमेट्रोसिस, कितना ये रोल है। तो हमें दिखता है पेशेंट में कि कितना स्ट्रेस लेवल ज्यादा है उनमें। हम लोग जी। के हैप्पी हार्मोन, सैड हार्मोन जो होते हैं, आज का जो जी। मॉडर्न कंसेप्ट है,
वो यही शो कर रहा है ना आपका कि ऑक्सीटोसिन अगर रिलीज हो रहा है, हैप्पी हार्मोन से रिलीज हो रहा है, तो मीन्स आपका दोस्त दोस्त समझना नहीं हो रही है, तभी तो आप हैप्पी। आजकल लोग हंसना भूल गए। लाफिंग एकदम बेस्ट एक्सरसाइज मॉर्निंग में होती थी, आज की डेट में कहाँ होती है पार्कों में। और जब आप प्राणवायु में अगर कोई भी एक्सरसाइज करते हैं या प्राणवायु अच्छे से इनहेल करते हो, तो फिर आपका पूरे श्रोत्र में मूर्धु उरा कंठेपचा है। लेकिन आप ये भी तो सोचो कि वो पादु विष्णु पदामृतम पुनः आयाति वेगवत, वो ऑक्सीजन को लेके विष्णु पदामृतम को लेके पुनः आयाति वेगवत। तो वो हर एक सेलुलर लेवल पे ऑक्सीजन भी तो देखिए, ऑक्सीजन का कंसेप्ट तक हम लोग के आचार्यों ने मेंशन कर दिया कि पादु विष्णु पदामृतम पुनः आयाति वेगवत। तो वो देखिए, वो प्राणवायु सेलुलर लेवल पे, टिश्यू लेवल पे, नॉट ओनली मूर्धा उरा कंठेपचा के साथ साथ सेलुलर लेवल पे भी आपकी गई हुई है। तो कितना बड़ा कंसेप्ट है। तो यही चीजें होती हैं कि अ, अ, ठीक है सर। एक और चीज मुझे बताना है, एक केस मुझे याद आ गया। आपने जो कहा ना हैप्पी हार्मोन, उस पे मैं एक बात बता रहा हूँ। मेरे पास एक पेशेंट बंगाल से, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बहुत ही इंटेलिजेंट, और उनका एज था कुछ 30 ईयर। तो उन्होंने मुझे ये बताया हिस्ट्री कि मुझे ना कोई स्ट्रेस की वजह से या कुछ भी वजह से मुझे ना मेंसेस इरेगुलर आने लगे। तो डॉक्टर्स ने मुझे बहुत ज्यादा हॉर्मोन्स दिया मेंसेस लाने के लिए। तो उससे एक तो रिक्शता बढ़ी, फिर तो फिर उनका मेंसेस ही बंद हो गया 25-26 साल में। फिर उनका शादी हुआ, तो हस्बैंड, बच्चे नहीं हो रहे थे, इस बात से झगड़ा लड़ाई होने लगा। और डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि आपको अब मेनोपॉज हो गया है। 25 साल में किसी का मेनोपॉज होता है क्या? तो फिर वो पूरा जो योनि भाग है वो पूरा ड्राई हो गया, शुष्का योनि व्यापक ऐसा हो गया। फिर उसके बाद में हस्बैंड से झगड़ा लड़ाई हुआ, फिर डिवोर्स हो गया। फिर उसके बाद में मेंसेस ही नहीं आ रहे। और उनको स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। मम्मी पापा के घर में रह रही थी, बच्चे भी नहीं हुए, पति भी छोड़ दिया। और आगे क्या है, पढ़ी लिखी तो बहुत है, 25 साल की है, बिजनेस संभाल लिया उन्होंने, सब कुछ कर लिया। लेकिन इतना स्ट्रेस था, इतना स्ट्रेस था, तो बॉडी में अग्निमंद होके पूरा बॉडी में स्वेलिंग आ गया। वो ऐसा शरीर सूजा सूजा रहता था, और बाल भी झड़ने लगे। तो उन्होंने मेरा आयुष दर्पण का वीडियो देखा, पहले जब लॉकडाउन चल रहा था। फिर मेरे से वो ट्रीटमेंट ली, तो मैंने उनको पिछू धारण वगैरह सब कराया। और मैंने उनको कहा कि आप स्ट्रेस में है ना, रोज 1 घंटा किसी से बात करेंगी, कोई भी किसी से भी बात करेंगी, लेकिन 1 घंटा बात करेंगी। तो उन्होंने, और फिर मैं दवाई ववाई देते गया। उन्होंने कहा कि ये फॉर्मूला आपका बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं किसी से भी बात करती हूँ ना, मेरा स्ट्रेस पूरा गायब हो जाता है, कुछ भी बात करती। ये बात करना भी एक चिकित्सा है। बात करना, डिस्कस करना, कुछ भी बात करना है, लेकिन करना है, बड़बड़ बड़बड़ करना है। तो आपको इस पे क्या कहना है सर? बात करना जरूरी है कि नहीं? अगर न, सोचते रहेंगे तो। आप अपने उद्गार निकाल देते हैं सर। अपनी मन की फीलिंग जो मन में चल रही होती है वो निकाल देते हैं ना। वही कहना चाहिए, हाँ, अपनी बात कहनी चाहिए। लोग बात कहते नहीं है, और वो सबसे हाँ, बड़ा मूल होता है बीमारियों, अपने मन में रखे रहते हैं और वो उड़ते रहते हैं। और वही जो है निगेटिव हार्मोन की तरफ, फिर वो अपने शरीर को वही सोचते रहते हैं। और जो मेन कारण है सर बीमारियों का, ग्रहणी का दुष्टि करता है, मज्जावस्त्र। इसके साथ आचार हृदय रसायन दूषित का भी। करेगा सर। हाँ, और हमारे सर ये बताते हैं, मतलब अभी तो सर बहुत बिजी हो गए हैं। जब मैं 97-98 में सर के पास जाता था फर्स्ट ईयर में, तो जमदग्नि सर ये बोलते थे कि एक आयुर्वेदिक चिकित्सक जो है वो सबसे बेस्ट काउंसलर होना चाहिए, हीलर होना, माइंड हीलर होना चाहिए। तो आप पेशेंट की बात सुनिए। अगर एक पेशेंट को 1 घंटा टाइम दीजिए, उनकी बात पूरा सुननी है, उनसे बात करिए। तो उनको बात करने से अपना दुख दूर होगा ना, तो चिकित्सा और सरल हो जाएगी। ऐसा हमें सर ने सिखाया। वीना मैडम, आप क्या बोल रही हैं? वो ये आचार रसायन से भी ये सब बलम आरोग्य आयुष्य बढ़ जाता है ना। हाँ, आचार आचरण में झूठ नहीं बोलना है, सबके लिए हाँ अच्छा करना है, सभी के लिए हाँ प्रेयर करना है, दिनचर्या पालना है। लेकिन सब लोग आचार आचरण नहीं करते ना, किसी ना किसी को किसी की बात चुभ जाती है, वो बातें बुरी लगती है, वो मन में चलते रहते हैं। लोग 2-2 साल, 3-3 साल तक डिप्रेशन में रहते हैं,
साइकेट्रिक दवाइयां खाते हैं, उनको अंधकार से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए तो बहुत सारा बीमारी बढ़ रहा है आजकल। और ये वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा है, इंडियन में बहुत कम है मेंटल साइकेट्रिक प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि हम लोग पूजा पाठ करते हैं, हम लोग व्रत करते हैं, हम लोग मंदिरों में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं। तो और यहाँ पे भीड़ भाड़ है, सामाजिक है, तो यहाँ पे मेंटल बीमारियां कम है। लेकिन जो जैसे मेट्रो सिटी हो गया, मुंबई वगैरह, जो लोग इंटरेक्ट नहीं करते हैं, अलग अलग रहते हैं, फ्लैट्स में बात नहीं करते हैं, वहां पे साइकेट्रिक बीमारियां ज्यादा है। नींद नहीं आती है, नींद की गोलियां खाते हैं। बराबर है ना? हाँ। चलिए। हाँ। तो आज बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, आप लोगों से बहुत अच्छा लगा। अभी 8 बजे 1 मिनट हो गया है, हम सेशन बंद करते हैं। हम लोग एक एक श्लोक पे इतना इतना चर्चा कर रहे हैं। मजा आ गया अरविंद सर, अंजना मैडम, बीना मैडम, बहुत मजा आ गया। चलिए, तो अब हम लोग कल मिलते हैं, यही टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, और रात को 9 बजे मिलते हैं। तो बीना मैडम ने आज कैसे पेशेंट देखे वो आप हमें बताइएगा 9 बजे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को, फिर मिलते हैं।